नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये वो मुकाम हासिल कर लिए जिस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग ना जाने सालों मेहनत करते हैं। साल, 2 साल, 3 साल, कई तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पंचवर्षीय योजना हो जाता है। लेकिन इस खगड़िया के लाल ने गजब का कमाल कर दिया। आते ही इच्छाएं यूपीएससी क्रैक करने का और कर गए बीपीएससी। ये बड़ी कमाल की बात है। तो इनसे चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे और ये अपने दिल की बात बताएंगे। क्वेश्चन वही होगा जो आपके दिल के अंदर होगा, वही बातें इनसे पूछेंगे और यही बात कुणाल जी आपको बेबाकी के साथ रखेंगे। ये अपने जीवन में कैसे कैसे बुरे भी दिन देखे, अच्छे भी दिन देखे, वो दोनों बात आपके पास में रखेंगे। इससे पहले कुणाल जी, आपको कांग्रेचुलेशन योर सक्सेस परिवार और इनक्रेडिबल परिवार से। धन्यवाद सर। अपने बारे में कुछ बताइए कुणाल जी। सर मैं खगड़िया जिला से हूँ। सर मेरा बचपन एक्चुअली जो खगड़िया जिले में तिलिहार नाम का गांव है, तो वो कोशी प्रभावित क्षेत्र है। तो वहाँ पे पढ़ाई से संबंधित व्यवस्थाएं का अभाव था, तो जिसके कारण मेरा लालन पालन बचपन में मेरे ननिहाल में हुआ है और मैं 10वीं भी अपने ननिहाल से ही किया हूँ। जहाँ की मेरे नाना जी वो शिक्षक थे, तो उनका मार्गदर्शन मुझे 10वीं तक मिले। इनके अलावा भी बहुत गुरुजन का 10वीं तक में योगदान रहा है। हालांकि मेरे नाना जी का जो परिवार था वो पढ़ने लिखने में उस क्षेत्र अव्वल रहा है। तो मेरे नाना जी के घर में थोड़ा इंजीनियरिंग वाला माहौल था आरंभ में, तो मेरी भी इच्छाएं 10th के बाद इंजीनियरिंग करने की हुई थी। तो 11th और 12th के क्रम में इंजीनियरिंग के दौर में हमको दिल्ली जाना पड़ा था। वहाँ से मैंने बीटेक का तैयारी किया, लेकिन हम टारगेट भी किए और परंतु उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे थे। तो प्राइवेट एक ऑप्शन था कि प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया जाए, लेकिन हम जो उस समय हम समझे ठीक है वो ये था कि कुछ हमको लग रहा था कि प्राइवेट वाले थोड़ा सा मतलब कम उनका जॉब लग रहा है। तो हम फिर मामा जी से, बड़े मामा जी जिनका बड़ा योगदान रहा है यहाँ तक पहुँचने में, वो भी कोल इंडिया में कार्यरत हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो उनसे हमने बात किया था कि हम ये क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज की ओर। तो फिर वो पूछे कि तो कौन सा पेपर लोगे वहाँ पर। तो फिर बात हुई, तो एक गिरीश रंजन सर थे, जिनके कारण मेरी हिंदी भी एक हाँ उसको आकार मिला था। और अंडर 10th जो था वो राजनीति विज्ञान में मेरा अभिरुचि जागृत हो गया था। तो यहाँ पे हम एक बार सिलेबस देखे और फिर हमें लगा कि ये सब्जेक्ट हमको चुन लेना चाहिए, क्योंकि एक उसमें रुचि ही थी उस समय। तो फिर उसको लेकर के सर हम आगे बढ़े। दोस्तों, एक बात आपको बोलना चाहूँगा, ये जो खगड़िया का लाल आपके सामने बैठा हुआ, कोसी ने घर निकल गया, इन्होंने बीपीएससी को फोड़ दिया। ये बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो देखते होंगे इनको और कहते होंगे मेरे पास ये नहीं सुजीत सर, मेरे पास वो नहीं है, इनके पास तो घर ही नहीं है, और फिर भी बीपीएससी को फोड़ दिए। इसे शिकायत करना बंद कर दीजिए। और दूसरी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताया कि सुजीत सर जब तैयारी करने लगे तो सबसे पहले हमने सिलेबस को खंगाला। यही गलती आज के डेट में बच्चे कर रहे हैं। हाँ। बस सफर शायद शुरू हो गया है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना, मुझे एसडीएम बनना है तो किसी भी हालत में बनना है, या डीएसपी बनना तो किसी भी हालत में, क्योंकि लोगों का 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या तो एसडीएम या तो वर्दी। वर्दी मतलब डीएसपी। ये एक बड़ा मतलब क्या है, चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। आपके मन में भी ऐसी लालसाएं होती होगी कि भाई कुछ भी हो, बनना तो है ही, और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। लेकिन हाँ, अभावग्रस्त जिंदगी इनकी है, नो डाउट है, लेकिन आज के डेट में एक बड़ी अच्छी बात हमारे दिमाग में आ गया। अभी तक आप घर नहीं गए, डायरेक्ट आप मुझसे मिल रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। आपके जीवन में भी एक ऐसा वक्त आता होगा जब घर जाने में शर्म लगती होगी, लोग क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, और छुप छुप के रहना पड़ता होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो घर में छुप छुप के रहते हैं, या जाते भी हैं रात में, सुबह वहां से भाग के चले आते हैं, जो काम हुआ मिले चले गए, क्योंकि थोड़ा सा शर्म होता। और आज जब आप जाइएगा यहाँ के इंटरव्यू देने के बाद घर, तो एक अजब सा माहौल होता। तो जब ऐसा समय आपके पास में आता होगा कि जाने से बड़ा शर्म आता है, तो ऐसे में कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते थे? सर ऐसी परिस्थिति हम इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान हमको मिला था, वहीं से शुरू हो गया था। हाँ, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि एक प्रेशर था मेरे ऊपर, मतलब परिवार से प्रेशर नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर खुद का हमको लग रहा है। ऐसा था कि जैसे घर में 2 इंजीनियर थे,
और मेरी मामी भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी एग्जीक्यूटिव पद पे हैं। तो प्रेशर था। तो 2013 में मेरी मौसी का जो शादी हुआ है वो भेल में, मेरे मौसा जी सिवान के रहने वाले हैं, वो भी इंजीनियर कार्यरत हैं अभी। तो एक वैसा मेरे ऊपर आ गया कि अब हम जा रहे हैं तो थोड़ा हमको भी इन लोग से ऊपर ही निकलना। तो इन लोगों के ऊपर ही आगे समकक्ष जाना है, ठीक है। तो वो एक हमको लगता है कहीं कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में वो थोड़ा जागृत हुआ था। तो वो हम 3 प्रयास जो मिलता है सभी व्यक्ति को, मैंने वो किया था। और एक बार तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट था और थोड़ा लड़ाई भी मन था इसको लेकर के। तो जो गोला भरना था पीसीएम में, फिजिक्स का मैथ में और मैथ का फिजिक्स में हमसे डला गया गलती से। और उस बार मेरा एक दोस्त था वीके सिंह, उसका 276 मार्क्स आया था और हमको अगर वो सही रहता तो वो 244 मार्क्स आ जाता। और वो इस कारण से हमको -5 मार्क्स मिला था उस बार, बस उसकी वजह से, उससे कलर चेंज करने से गोला लगने से -5 गया था। तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट। और एक बार ऐसा हुआ कि उस समय 12th का भी मार्क्स जोड़ा जाता था, अभी वो सिस्टम हट गया है में। बिल्कुल। तो न्यूमेरिकल के चक्कर में हम कभी आंसर राइटिंग नहीं किए, तो मेरा 12th में भी कुछ खास मार्क्स नहीं आया था, हमको दोबारा 12th देना पड़ा अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो सफ़र थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक रहा था, बहुत ही ज़्यादा। कुणाल जी, अब प्रीलिम्स से सफ़र शुरू करते हैं, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। जरूर सर। आज के डेट में हम और आप सफल हो गए, हम टीचर हैं, तो हम दोनों तो समझ रहे हैं क्या प्रीलिम्स है, कितना पानी में प्रीलिम्स है। लेकिन वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आज के डेट में, सारे बच्चे को चैलेंज है प्रीलिम्स का, नो डाउट, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से कंपटीशन है होना भी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं बच्चे जरूरत से ज्यादा समय दे देते हैं। आयोग तो समय दे ही रहा डेट पे डेट, लेकिन बच्चे भी उसमें ज्यादा समय ले लेते हैं। जो चीज 4 महीने 5 महीने में होना चाहिए, लोग 8-8 9 महीने तक तैयारी करते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं होता। कमाल की बात तो ये है कि जिसके लिए आपको देना था चाहिए था 5 महीना, दे चुके हैं आप 10 महीना। ऐसी कंडीशन में कहां बच्चे गलती कर देते हैं? क्या किताब खरीदने में, क्या पढ़ाई के स्टाइल में, या फिर इधर उधर कोचिंग के भटकाव में बर्बाद हो जाते हैं? थोड़ा सा समझाइए मुझे। सर, जहाँ तक इस परिस्थिति से मेरा संघर्ष हुआ, तो सर मैं प्रीलिम्स के लिए मैंने किसी भी संस्थान से पढ़ाई नहीं, और मेंस में मैं यही श्योर सक्सेस में है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। किन्हीं भी संस्थान के बारे में तो पता था, ठीक है, लेकिन हमें बीपीएससी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो हम यहाँ इसलिए आए थे श्योर सक्सेस में, क्योंकि ये एक हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा था ना यहाँ से कि हम डाउट पूछ रहे थे तो हमको जवाब मिल रहा था। हमको अच्छे से याद है कि 3rd या 4th लेक्चर होगा जिसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में आप ही पढ़ा रहे थे वो। तो हमको कुछ पूछना था, हम बाहर आप बैठे हुए थे, वहाँ पर आपको हमको लगभग 10 से 15 मिनट तक उस चीज़ को डिस्कस किए थे। तो वो चीज़ हमको इम्प्रूवमेंट यहाँ देखने को मिला था। तो हमको लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो हम इसको ऑप्ट किए थे, इसमें कुछ नहीं है। जहाँ तक सर प्रीलिम्स की बात है, तो हमको लगता है सर प्रीलिम्स में भीड़ से निकलना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके चक्कर में बहुत विद्यार्थी, ये सही बात है कि वो प्रेशर, अब जैसे बोले कोचिंग का भटकाव और मार्केट में जो बुक्स ठीक ना, और सुंदर कवर पे, ठीक है, ये सब के का जो है। लेकिन सब मेरा इसमें है कि अगर हम अपनी बात करें तो इसमें एक स्ट्रैटेजी ये हो सकता है पढ़ने का स्टाइल में, कि जैसे आज हम घटना चक्र सभी पढ़ते हैं और सर लूसेंट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे दिया जाता है पहले, वही मिस्टेक हो जाता है मेरे विचार से। जबकि पहले जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता लूसेंट नहीं यूज करें। बिल्कुल सर, कि जब तक जैसे स्पेक्ट्रम है, मान लेते हैं एनसीईआरटी में हम कहते हैं कि पहले मत पढ़िए, मेरे अनुसार, क्योंकि स्पेक्ट्रम थोड़ा सा खुल के लिखा है तो समझ में आ जाता है। फर्स्ट टाइम नोट्स भी मत बनाइए, एक बार स्पीडली पढ़ लीजिए, कम से कम एक मिनिमम कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब ये नहीं कि पढ़ने वक्त की सिर्फ पढ़ लीजिए, जहाँ पे समझना है रुक के कि सविनय वगैरह में नमक क्यों चढ़ा गया, ठीक है, चीनी क्यों नहीं चुन लिया गया, जी बिल्कुल। तो वहाँ पे सोचना भी अपने हिसाब से थोड़ा सोच लेना है, क्यों लगाते रहिए, बिल्कुल। तो वो एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया। सेकेंड बार में जो फैक्चुअल टाइप का है उसको हम नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद सर हम घटना चक्र इसमें क्या कि सम्मिलित किए। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर हम घटना चक्र में उसी टॉपिक को पढ़े, हम फिर देखें कि क्या फैक्ट छूटा हमसे, उसको हमने लगा लिया। फिर हम बने हुए नोट्स को 2-3 बार पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने के घटना चक्र का, देखें कि कौन सा सॉल्व हो गया कौन सा नहीं हुआ। फिर घटना चक्र का जो वर्णन रहता है थोड़ा लिखा हुआ, उसको भी पढ़े, वहाँ से भी मैंने अपडेट किया। उसका सर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाए,
ठीक है। और फिर अलग अलग प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ से हमको नए नए क्वेश्चंस जो मिलते गए उनको, ये मेरा सब पहला राउंड हुआ करता था। और मैं ऐसे करके 6 से 7 महीने में मेरा कोशिश रहा कि सारे सब्जेक्ट का मेरे पास एक नोट्स आ जाए। अभी सर ऐसा है लगभग 300 या 350 पेज का मेरे पास एक कॉपी है, जिसमें हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 300 पेज तक में मेरा अप टू डेट है। सब में घटना चक्र, रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और उनका एक कोई टेक्स्ट बुक जो ऑथेंटिक हो, उसके साथ हम बना लिए। और बाद में हम 6-7 महीने के बाद जब और लगता है मेरे पास थोड़ा समय दे दिया है आयोग जैसा आपने बताया, तो हम फिर वहाँ से एनसीईआरटी को ले लिए और विद रिवीजन। और इसको सर करते वक्त हम 2-3 चीज का ख्याल रखते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम हम पढ़े तो वो एक आधार हमको पहले ही मेंस का प्रस्तुत करा दिया कि लिखा कैसे जाता है। और सर एक अलग से हम A4 साइज का कॉपी बुक और पेज रखे हुए थे, जिसमें हिंदी का सर शब्दावली जो बढ़िया लगता था, जैसे इतिहास है, प्राचीन मध्य, कला वाला है, भूगोल, पॉलिटिक्स, सबका अलग अलग, उसमें उसके कीवर्ड को हम लिख लिया करते थे और उसमें जो सटीक वर्ड हो उसको भी रख लिया करते थे। और उसका सर मैं जब ग्रुप डिस्कशन करते थे तो मैं उन शब्दों का प्रयोग किया करता था सामने। हाँ, तो सर इससे क्या हुआ कि मेरा कीवर्ड वो मेंस में गया, अच्छे हिंदी शब्दावली गए। जैसे सर यही में कि आज कहा जाता है कि हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, उस पर भी चर्चा आएंगे। हाँ, उस पर भी करेंगे हम आपसे। तो उसमें भी हमको ये चीज मदद किया गया था। तो ये सब मेरा प्रीलिम्स का था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सच बात बोला जाए कुणाल जी, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट बिहार में हैं, खास करके बिहार की बात करते हो, बिहार से बाहर भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी इच्छा होती है कि एक बार बीपीएससी को फोड़ा जाए, क्रैक किया जाए। लेकिन समस्या सबसे बड़ा जो आ जाता है यह क्वेश्चन, आखिर लिखा कैसे जाए। मेंस जो है वो तो सबसे ज्यादा दुर्गति कर देता है। और सच बात है कि बीपीएससी अगर तैयारी करने के लिए आप मन में ठान लिए हैं तो आपको आंसर राइटिंग करना आना चाहिए। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब इसमें दाग ना हो जाए। आप इतना लिख लीजिए कि इसमें दाग हो गया तो सिलेक्शन पक्का माना जाए। लेकिन समस्या ये हो जाता है, कई ऐसे बच्चे से मैं मिल चुका हूँ, हजारों बच्चों से, वो सीधा एक ही बात करते हैं कि सुजीत सर लिखा कैसे जाए, कैसे शुरू करें। ज्ञान है, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये आपकी भी लाइफ में कभी हुआ होगा, जब स्टार्टिंग के टाइम में आता हो कि कैसे लिखें, सब इसके अंदर है, रखा पड़ा हुआ सब है, लेकिन जो एक स्टेप बाय स्टेप होता है जो लिखा जाता है, वो बच्चे अभी भी नहीं लिख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं, अच्छा जब हो जाएगा प्रीलिम्स में तब लिख लेंगे, मेंस की तैयारी कर लेंगे। आप इस दोनों बात से कहां तक सहमत हैं? सर पूर्णतः सहमत है। जैसे आप दाग वाला सर बात के, तो ये सर हम दिखाना चाहेंगे, आप ये खुद देखिए दाग है कुणाल जी के उंगली में, और दाग ये बता रहा है कि कुणाल जी बीपीएससी को फोड़ दिए हैं, और आज आपके सामने फोड़ के ही बैठे हुए हैं। तो सर ये सर जब हम इंजीनियरिंग में हमें असफलता के थपेड़ों से हम जब गुजर चुके थे, तो उसके बाद सर हम जब पटना में हम 2016 से 19 के सेशन में, जो दीप्ति मैम की चोटी थी उसमें, तो वहाँ पे प्रशांत कुमार झा सर थे, तो वो हमसे मतलब 15-20 दिन क्लास में वो पढ़ाए होंगे। जब हम क्वेश्चंस पूछे उनसे, उनके साथ मेरा डिबेट हुआ करता था, तो वो हमको बोलेगा कि आप सीधा बीपीएससी पे भी लग जाइएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। तो एक कॉन्फिडेंस, उनका एक विश्वास, ठीक है, हमको धीरे धीरे। तो सर जैसे उन पटना कॉलेज से थे, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का होता है ना कि जैसे कोई मगध यूनिवर्सिटी में अभी या कोई अलग यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे सर एक होता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा का। तो अगर जो पीसीएस करना चाह रहे हैं और जो अभी कॉलेज में, चाहे वो 3rd ईयर में ही क्यों ना हो, अगर अभी तक जो अगर कदाचार करके एग्जाम दिए हैं, लेकिन ये वाला मैं नोट्स बना के दे दिया। तो सर कॉलेज का योगदान था। कॉलेज सर हमको आरंभ से ही नोट्स बनाना और पूरा सिलेबस पढ़ाना, ये पटना कॉलेज हमको सिखा दिया था। और उसको नोट्स बनाने में प्रशांत सर का योगदान बहुत रहा। और उस नोट्स को बाद में एक, पहले वो बोले याद कर लीजिए अभी आप 1st ईयर में, तो उसमें हम याद करके लिखा करते थे। 2nd ईयर में बोले कि आप अब याद मत करिए, ठीक है, अब आप कीवर्ड से करिए, और आप इतना बार उसको पढ़ चुके रहना होगा आपको कि आप बस वो कीवर्ड बोले और आप उसको एक्सप्लेन करके वहाँ से आ जाइए। तो सर ये 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर आराम से इसको नोट्स मेकिंग प्रोसेस में और आंसर राइटिंग प्रोसेस में हम सब जुड़े हुए थे। 1 मिनट की रोकना चाहूँगा कुणाल जी आपको यहीं पे। दोस्तों कुणाल जी की बातें सुन रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका भी आपको मिल रहा होगा। एक बात तो क्लियर कुणाल जी बता दिए कि आप जिस समय ग्रेजुएशन की शुरुआत होती है, लोग हल्के में लेते हैं, ग्रेजुएशन के तीनों ईयर को हल्के में लेते हैं।
लेकिन कुणाल जी ने कभी हल्के में नहीं लिया। बाकी हर एक ईयर से कुछ ना कुछ गेम करते रहे। कितना गेम किए वो तो रिजल्ट अभी बता रहा। आपको भी कहते हैं, आप लोग सोचते हैं कि बस नाम लिखा लिए, ग्रेजुएशन हो रहा, किसी बड़ी संस्था में चले जाते हैं, वहां से आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा, आपको डीपली पढ़ना होगा, ग्रेजुएशन से ही पढ़ना होगा। अगर ग्रेजुएशन को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ सफर आसान हो जाएगा। क्योंकि सर ग्रेजुएशन में जैसे बीपीएससी का जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस देखे 2016 में ही राजनीति विज्ञान चुनने से पहले, तो उस समय एक मेरा पहला पेज पे नजर गया था और उसमें साफ लिखा हुआ था कि पटना विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय सिलेबस ही बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का आधार रहेगा। तो ये सर मेरे दिमाग में बैठ गया। तो हमको लगा कि अगर हम बीपीएससी पटना कॉलेज का सिलेबस अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नहीं तो 60-70% तो काम निकल जाएगा। और वास्तविक भी यही है, मेरा काम निकल गया था उस समय तक। और आगे भी रहेगा, ये आगे भी रहेगा। और सर इसमें बताना चाहेंगे सर कि जैसे हम हिंदी मीडियम से हैं, तो जो फर्स्ट ईयर एग्जाम हुआ था और पटना कॉलेज में सर टाइट ही एग्जाम लिया जाता है, ग्रेजुएशन का तो टाइट होता है। बिल्कुल। तो इसमें जो अंग्रेजी मीडियम से थे और जो कॉलेज टॉप किए थे वो 137 नंबर थे 200 में ग्रेजुएशन वाला, हमको 136 नंबर था। वाह। तो वहां से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, सेकेंड ईयर में 131 नंबर, जो बहुत कम मार्क्स दिया गया था सेकेंड ईयर में। उस बार 6 से 7 स्टूडेंट ही 120 प्लस ला पाए थे, तो 131 कम था लेकिन हमको सर्वश्रेष्ठ नंबर था। थर्ड ईयर सर फिर से मेरा एक रिमेटॉइड है हमको बचपन से ही, तो वो मेरे पढ़ाई को बार बार बाधित किया है। तो जैसे इंजीनियरिंग के भी दौरान हमको उससे गुजरना पड़ा। 2018-19 में मेरा थर्ड ईयर था, उस समय भी बीमार हुए तो फिर हमको वेल्लोर, फिर वहाँ से एम्स दिल्ली, ठीक है, उनके डॉक्टर। तो हम नवंबर तक तो थर्ड ईयर पढ़ ही नहीं पाए। हमको सिक लीव का एप्लीकेशन लिख के एचओडी मैम से लेना पड़ा था। और जब हम मेरे पास फिर 2 से ढाई महीने का समय था, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो नोट्स मेकिंग है और जो नोट्स मेकिंग में सोचना और लिखना जो सिखा दिया कि कैसे मैप का यूज करना है, कैसे फॉर्मेटिंग यूज करना है, डाटा, एग्जाम्पल, केस स्टडी, ये सब इतना सिखा दिया था कि 2 से ढाई महीने का हम तैयारी किए थे नवंबर में आने के बाद। और उस बार भी हम कॉलेज में हमको सर्वश्रेष्ठ नंबर था 264 नंबर 400 में। और जब रिजल्ट फाइनल 3 साल का जुड़ के आया तो उस समय पता चला कि हम पटना कॉलेज पे टॉपर हैं अपने विभाग से। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। 66.37 531 नंबर हमें 800 में प्राप्त हुआ था और 18 नंबर से हम गोल्ड मेडल से चूक गए थे। मेरा 9वां स्थान यूनिवर्सिटी में था। तो आंसर राइटिंग का सर, आंसर राइटिंग के बिना बीपीएससी सोचना ही मूर्खता है। बिल्कुल। और ये सोच के तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करना चाहिए कि अब ये मेरा प्रीलिम्स है, फिर मेंस दे देंगे, फिर लिखेंगे। जिस दिन से आप प्रीलिम्स में लगते हैं तभी से पैरेलली मेंस और इंटरव्यू का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस के लिए तो सर यही है कि लिखना बहुत पड़ेगा और इसमें सर एक स्पीड भी बहुत मायने रखता है। तो स्पीड को सर हम बनाने के लिए ये क्या थे कि शुरुआत में कोई एक वर्ड पकड़ते थे और उसको 15 मिनट तक बिना रुके लिखते थे, धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते और सर आज मेरा ये स्पीड है कि अपने ऑप्शनल के दिन बीपीएससी में मेन एग्जाम के दिन हमें 12 से 13 मिनट का समय हम बचा लिए थे। 36 तक 36 पेज लिखने के बाद 12 मिनट बचा हुआ था। 12 मिनट बचा हुआ था और सभी जीएस में मेरा 7 से 8 मिनट बचता था। यहाँ पे रोक के थोड़ा सा जीएस के बारे में हल्का सा पूछ लेंगे। कौन कौन से बुक आप यूज किए थे ताकि बच्चे भी बड़ा बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे होंगे? GS1 GS2 दोनों का बता दीजिए मुझे। सर ईमानदारी से सर मैं बताना चाहेंगे कि सर GS1 के लिए जैसे हिस्ट्री का सेक्शन 18 या 19 टॉपिक है हिस्ट्री में, और मेरा मानना है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन सभी व्यक्ति को पता रहता है कि क्या आने वाला है। तो ऐसे में नंबर भी जनरलाइज्ड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। तो सर हम यहाँ पे क्या किए थे, जैसे आपका भी नोट्स था सर और एक सार्थक पब्लिकेशन का कुछ किताब हम नाम बोल रहे हैं, वो था स्पेक्ट्रम था, विपिन चंद्रा के बुक थे, ये मेरे पास कोर बुक था। इसके अलावा केबीसी नैनो जो प्रीवियस ईयर थे तो उसका बुक था मेरे पास, और फिर हम नेट से बहुत सहारा लिए। हम इन सब चीज़ों को मिला करके कोशिश किए कि इंट्रो सेम नहीं रहे। जैसे एग्जाम्पल हम सब बताते हैं, जैसे हम पटना कलम लिख रहे हैं तो वो कला है, तो हम नितिन सिंघानिया के बुक से पहले कला का डेफिनेशन एक थिंकर के अनुसार हम पहले लिखे। सेकेंड लाइन जो था हम केबीसी नैनो हम पूरा पढ़े तो उसमें हमको एक ही लाइन पूरा बढ़िया लगा कि बिहार की कलात्मक संपदा प्राचीन, समृद्ध एवं बहुआयामी है। तो हम दूसरा लाइन उसमें ये लिखे, इंट्रोडक्शन, यानी कि सर हम 4-5 जगह पर मिला करके एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार करते थे।
फिर पॉइंट को तैयार करते, तभी हम नोट्स नहीं लेके आए तो हम दिखाते। और सर मेरा ये अगर ऐसा है तो ये मेरा एक पेज से ज़्यादा किसी भी टॉपिक का नोट्स नहीं बना है, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, ये एक पेज में। ये मेरे बड़े मामा का देन है, वो हमेशा से मुझे शॉर्टेज नोट पे काम कराए। बस हम सब लिखते थे एक इंट्रो फुल एक निष्कर्ष फुल, बाकी बॉडी वाला चीज पॉइंट वाइज में कीवर्ड के साथ कहाँ मैं कहाँ यूज करना। एक क्वेश्चन यहीं पे मुझे याद आ गया आपके बोलने से। कई बच्चे जो होते हैं वो स्टोरी लिखना पसंद करते हैं, और हिस्ट्री जस्ट लाइक अ स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉइंट वाइज लिखते हैं, बिल्कुल सर। आप किसको फेवर कीजिएगा? सर इसमें दोनों हम फेवर करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि पैरा ये पॉइंट के लिए सटीक है, पैरा यूज करते हैं। जहाँ लगता है कि इसमें पॉइंट वाइज आ रहा है, वहाँ पर जैसे पटना कलम की विशेष, यानी कि दोनों को मिक्स करके आप लिखना पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। और जैसे सर पटना कलम का, जैसे राज्यसभा टीवी पे जितने बच्चे इंटरव्यू दिए होंगे या जितने बच्चे मेंस दिए होंगे, हमको नहीं लगता है कोई पटना कलम राज्यसभा टीवी वाला नहीं देखा होगा आधा घंटा वाला। बिल्कुल। लेकिन एक ग्रुप था इंटरव्यू में जिसमें 654 व्यक्ति थे, तो उनमें जब हम ये चीज़ को डाले तो उनमें हमको किसी ने नहीं बताया कि ये पॉइंट हम यूज किए। राज्यसभा पे ही दिया हुआ है, आधा घंटा देख लिया सारा। जैसे फिल्म खत्म समाप्त होने के बाद सबका नाम लिखाता है और बैकग्राउंड से म्यूजिक आता है, वैसे ही वो राज्यसभा पे जो पटना कलम वाला है जब खत्म हो जाता है सबका नाम लिखाता है तो आदमी बैक कर लेता है, निकल जाता है। हमको थोड़ा पोयम से रुचि है, वहाँ पोयम पढ़ रहा था एक व्यक्ति नेपथ्य से पटना कलम के ऊपर, और हम उसको सुनने लगे। उसमें 4 लाइन हमको ऐसा एक जगह मिला कि जो कि पूरा पटना कलम को ही बतला देता है कि क्या है पटना कलम। और हमको लगा अगर ये हम निष्कर्ष में 3-4 लाइन लिखने के बाद अगर हम ये 4 लाइन के साथ अपने बात को समाप्त करेंगे तो बहुत ही 2 नंबर 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा और से अलग कर देगा। और हम सब वो 4 लाइन आपको सुनाना चाहेंगे पटना कलम के ऊपर। पहला लाइन था कि मुगल काल के कलाकार हो, हमको पता चल गया कि कलाकार मुगल काल का था। शाही मुसब्बिर और चितेरे, 3 गो। फिर था सर चित्र उकेरे जन जीवन के, वो पटना कलम के कलाकार। ये 4 लाइन से हम अपने पूरा का पूरा पटना का। अब हम ये अभी सोच जैसे 67 में पाल कला या मौर्य कला, अब यह स्थापत्य कला वाली बात है। अगर हम इसका निष्कर्ष कुछ बनाएंगे ना तो 2-3 जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा करेंगे। फिर अपने ऊपर मेरा सर हमेशा ये मानना है अधिकार दिखाने से पहले अपना कर्तव्य दिखाना पड़ेगा। वेरी गुड, सुपर। तो ये गांधी जी से ये प्रभावित है ये वाला, तो उसमें हम इसको चीज को डाल देंगे। जैसे आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय स्मारक स्थापत्य की रक्षा करना, डीपीएसपी के अंदर, तो हम उस चीज को उसमें यूज कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत दिया गया हमको अपने राष्ट्रीय स्मारक अपने स्थापत्य की सुरक्षा करना चाहिए, उसकी सांस्कृतिक महत्व को भी प्रचारित करनी चाहिए। इसको हम पर्यटन से भी 1 लाइन जोड़ देंगे, है हिस्ट्री का कुछ सेंस, लेकिन 2 लाइन में ही उसको अपने और उससे अलग आंसर विचार को दिखा देना है। तो ये चीजें हमको जैसे सर इसी तरह से आया चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह पे भी तो क्वेश्चंस रिपीटेड ही था वो। बिल्कुल। तो उसमें हम इंट्रो में ही यूज कर दिए थे कि ईडी लातूर महोदय का कथन कि मानव रक्त से रंजित हुए बिना एक भी नील की गांठ इंग्लैंड तक नहीं पहुंचती थी। तो ये हमको लगता है कि एक ही कोटेशन हम यूज किए, जैसा नहीं 5-6 कर देंगे फिर लगेगा कि ऑप्शन वाला लगा है, तो हम एक ही कोटेशन यूज किए लेकिन हम थोड़ा दूसरे से और अलग बनाने का, वही सब हम संथाल में दिए। तो यानी कि मेरा सब मेन काम हुआ करता था मेंस में कि जहां लगे कि ये सबके कोर्ट में बॉल रहेगा, वहां पे अपने आंसर्स को कैसे दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट करना है ताकि 1-2 नंबर का हमको लीड मिल सके। तो मेरा सब फोकस इस पे था। कुणाल जी, आज जो सबसे बड़ा यच क्वेश्चन बच्चों के सामने आ गया है और इन बच्चों को सब कोई मजाक करता है, चाहे सुजीत सर हो या सुजीत सर जैसी हजारों संस्थाएं करेंट को लेकर, बहुत बड़ा तमाशा है। और करेंट का कहीं भी सिलेबस में जिक्र नहीं किया गया है कि कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ से अंत करेंगे। सारे सब्जेक्ट का लिमिटेशन है, करेंट का लिमिटेशन नहीं है। और बच्चा वही बात है जो भी मुस्कुरा कर बता रहे थे कि अच्छा जो है पहला पेज पे जो फोटो बना रहा था, बच्चा बड़ा एक्टिविटीज हो, बड़ी अच्छा इनका टॉपर का है फोटो, चलो उठा के ले आते हैं, लेके आता है और वही पूरा बन जाता है और वही उसको बर्बाद भी कर देता है। तो करेंट का क्या आपका स्टडी है, इसको बताइए। सर करंट के लिए सर मेरा मानना है कि मेंस की पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा कि एक पेपर को आप प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना पड़ेगा। भले आप किसको फॉलो करते हैं? मैं सर एक प्रभात खबर को बिहार के पर्सपेक्टिव से फॉलो किया करता था। इसके अलावा मैं वनली आईएएस यूट्यूब चैनल पे हैं जो कि हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल डिस्कशन करा देते थे, तो वो हम कर लेते। तो चूंकि सर मेरा पीएसआईआर ऐसा ऑप्शनल है जिससे कि कुछ ना कुछ रोज गतिविधि, अभी पेलोसी ताइवान में है, चीन का अटैक है उधर, तो अब इसके ऊपर जो है जैसे कि
राइटर वो लिखेंगे, हैप्पी मन जैकब सर, सुहासिनी हैदर, ये सब महोदय सब लिखेंगे इसका स्थान, प्रताप भानु मेहता। तो मेरा काम ये होता था कि प्रताप भानु मेहता क्वाड के संदर्भ में या दक्षिण चीन सागर के संबंध में क्या बोले या भारत के रिलेशन के बारे में क्या बोले, तो हम उनको एक अलग से अपने नोट में उतारते जाते थे उनका, और वो हम ऑप्शन में यूज कर लेते थे या जीएस में यूज कर लेते थे। इसके अलावा सर पीआईबी इंडिया, पीआईबी इंडिया को सर अगर फॉलो किया जाए तो जैसे अभी हमारा एक 2 क्वेश्चन था, हरित भारत संकल्प 66 में और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ईमानदारी से बता रहे हैं हमको कुछ नहीं पता था, हम नाम तक नहीं सुने हुए थे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, हम आत्मनिर्भर भारत सुने हुए थे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नहीं सुने थे। हरित भारत संकल्प है, हमको ये तक नहीं पता था कि इसको लॉन्च कौन किया है। पीटी का क्वेश्चन था कि मोबाइल ऐप एनएचआई इसको लॉन्च किया है कि हरित भारत संकल्प ऐप आया है पर्यावरण के स्थिति और सुरक्षा के लिए, इसका व्याख्या करिए। हमको कुछ नहीं पता था, जरा सा भी नहीं पता था करंट अफेयर्स में इस बार का। तो चूंकि हम एडिटोरियल को फॉलो किया करते थे, तो पर्यावरण के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल आते थे, पढ़ चुके थे, हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में कभी उसी से गुजरे हों, लेकिन वो हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा। तो सर हम वहाँ पे क्या किए कि कीवर्ड को पकड़े क्वेश्चन से, पर्यावरण की स्थिरता एवं सुरक्षा, हरित भारत संकल्प, यानी भारत को ग्रीन बनाना है, पेड़ पौधा ग्रीना तो होगा नहीं, कीवर्ड को पकड़ के। एक मिनट यहाँ रोकेंगे आपको और बच्चों से ये बताना चाहेंगे, कुणाल जी बड़ी अच्छी बात बताए, और अक्सर मैं भी इन्हीं लोगों की बातों को शेयर करता हूँ आपके पास में, कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके कोई ना कोई ऐसे न ऐसे वर्ड होगा जो कीवर्ड होगा, जो पूरे क्वेश्चन को इंडिकेशन करता होगा कि इसका बस यही रूट्स है। अगर आप उस रूट्स को पकड़ लेते हैं तो जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। तो इस वो सर मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में होगा, तो हम उसको लिखना आरंभ किए थे। लेकिन सर जैसे पीआईबी इंडिया, वो चूंकि उस समय हम जो थे मतलब रेगुलरली फॉलो करने वाले व्यक्ति नहीं थे, हम कभी कभी हमको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है पीआईबी पे, तो हम उसको जाकर के पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। अगर हम उसको रोज फॉलो किए हुए रहते तो हो सकता है मेरा 266 से 200 के अंदर या 150 के अंदर रैंक हो, क्योंकि पीआईबी इंडिया पे हरित भारत संकल्प ऐप और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना दोनों की चर्चाएं 3 से 4 पीडीएफ में। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे, और आप लोग की दुआ रहेगी तो जरूर 1 to 10 में रैंक लाएंगे कुणाल जी, और फिर इनसे रूबरू होंगे आपके साथ में एक अलग एनर्जी के साथ में। एक क्वेश्चन आपके साथ में है, सबसे बड़ी समस्या हमारे बिहार की है लड़कियों को लेकर। एक ही घर से बेटा पढ़ने चला आता सुजी सर के पास में, लेकिन बेटियां नहीं आ पाती है, तो लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से, और उनके परिवार, खास करके उनके परिवार को। लड़कियां तो पढ़ना चाहती हैं लेकिन परिवार कहीं कहीं रोकते हैं, तो उनके परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर वैसे परिवार के लिए जो लड़कियों की शिक्षा को वंचित कर रहे हैं या फिर और इस प्रकार की मानसिकता, और ये मानसिकता एक समाज से उनको मिल जा रहा है, तो उनको अब ये समझना चाहिए कि बिहार सरकार का जो प्रयास है लड़कियों को लेकर के वो सराहनीय है। वो उनका क्रिटिसिज्म भी होता है बहुत जगह, ठीक है, लेकिन वो सराहनीय है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लड़की इम्पावर्ड होती हैं फाइनेंशियल, तो पितृसत्तात्मक जो सोच है वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता है। और सर जैसे बी.आर. अम्बेडकर भी कहा करते थे कि अगर आपको किसी समाज का प्रगति देखना है तो आप उस समाज की महिलाओं की प्रगति को देखिए, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि समाज कितना विस्तृत है। तो वैसे परिवार को कहना चाहेंगे कि कई बार ऐसी भी होती है कि बेटियां बेटे से अच्छे कर जाते हैं और कर रही हैं। अभी आप यूपीएससी में देखिए टॉप 3 लड़कियां हैं, तो हमेशा होता है कि टॉप 3 क्योंकि आप उन्हीं को देखते हैं इसीलिए वो चीज बोला जाता है। अगर अभी देखें कि बीपीएससी में 685 पद पे सिलेक्शन हुआ है, कम से कम 35% तो लड़कियां होंगी, उनसे ज़्यादा ही होंगी। तो लड़कियों को अगर आप शिक्षित करेंगे तो आप भी एम्पावर्ड होंगे, और आपका जो एक सम्मान होता है, आपके परिवार का जो सम्मान होता है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कुणाल जी यहाँ से एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं जो कुणाल जी आपसे नहीं शेयर कर रहे, मैं कर देता हूँ शेयर। कुणाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी बिटिया को पढ़ाते हैं तो कम से कम 3 पीढ़ी शिक्षित जरूर देखेंगे। बिल्कुल। एक तो आपकी पीढ़ी, एक बेटिया अपनी पीढ़ी, और एक आने वाला वंश वाला पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी को शिक्षित कर देंगी। और अगर बेटिया को आप नहीं पढ़ाते हैं तो तीनों पीढ़ी को नरक में ले जाकर छोड़ देगी, क्योंकि शिक्षा एक नरक की बराबर। कहा भी जाता है कि अगर आप स्त्री को पढ़ाते हैं तो इसका मतलब आप पूरे परिवार को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि पूरे परिवार का जो आधार होता है, जो संस्कार का सृजन होता है। मैजनी जी लिखे थे अपने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, सामाजिकरण में, कि जो परिवार से जो उत्पन्न होता है, जो पहला वो स्कूल है, परिवार इज द फर्स्ट स्कूल। तो वहाँ को लिखे थे कि जो माँ का चुंबन और
पिताजी का गोद ऐसे करके कुछ है, तो वहीं से आपका जीवन का शुरुआत होता है। तो संस्कार सृजन तो सर वहीं से होता है। तो ये तो सर दोस्तों, जैसे एक चीज़ हम यहाँ पे शेयर कर देंगे, जैसे मेरी नानी जी थी, तो एक्चुअली हम अपने तिलिहार में तो नहीं था वैसा, तो मेरी ननिहाल पसराहा है, तो वहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो हमको भी अपने गांव में आपने अब हम अपने खुद मतलब जो होता है ना गोतिया बोला जाता है गाँव देहात में, हम भी नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मैं बचपन से 20 से 25 बार भी तिलिहार नहीं गए होंगे। हम लास्ट टाइम छठ का छठ एक साल जाते ये हैं भी मतलब खगड़िया जिला में ये खगड़िया जिला में। मेरी नानी मेरा पालन पोषण बचपन से की है, यानी यशोदा जी के जैसा आप समझ सकते हैं सर, बिल्कुल बस वही। दोस्तों, बस आप लोग का प्यार चाहिए। और कुणाल जी जिस मुकाम पे भी बैठे हैं, इनका सीधा सा टारगेट है आईएएस बनने का, और वो सपना आप लोग का दुआ, आप लोग का प्यार जब बढ़ेगा तभी ये वहाँ पे जाएंगे। एक फिर से बढ़िया रैंक लेके हमारे पास आएंगे और फिर से कुणाल जी से प्यारी प्यारी बातें करेंगे, वही बातें करेंगे जो आप चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपर से बात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।